हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इसमें हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन यानी कि जितने भी प्रमुख अमेंडमेंट्स हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उसको हम देखेंगे इसमें। अब तक तो बहुत सारे हो चुके हैं पर हम मेन को ही देखेंगे, लेकिन जो कुछ एक नॉर्मल है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो हम एक बार चलते हैं यहाँ पे नोट्स पे और इस पर देखते हैं। देखिए, इसका जो थ्योरिटिकल पार्ट्स है ऑलरेडी हमने कर लिया था, हमें सब सिर्फ अमेंडमेंट्स नंबर देखने हैं। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 20 में संशोधन के बारे में बताया गया है और इसका आर्टिकल एक ही है, आर्टिकल 368। इसका 368 1 और 2 ऐसे भी है हालांकि। और इसको हमने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का संविधान से इसे हमने अपने संविधान में लिया है। और संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो पूरी तरीके से दी गई है संसद को। संसद किससे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनता है। तो इनको पावर दिया गया है, संविधान के किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकते हैं, राइट। लेकिन संशोधन करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और संविधान में संशोधन के लिए ना संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, जिसको बोलते हैं कंबाइंड सेशन, वो नहीं बुला सकते। कंबाइंड सेशन के बारे में किसने बताया गया? आर्टिकल 108 में कि राष्ट्रपति चाहें तो बुला सकते हैं कंबाइंड सेशन। लेकिन ऐसे मामलों में कभी भी संविधान संशोधन नहीं कर सकते संयुक्त सेशन बुला के। इस पर कभी भी नहीं कर सकते कि संविधान संशोधन करना है तो उसके लिए हम संयुक्त सेशन बुलाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर अलग अलग से है तो अलग अलग होना चाहिए। लेकिन अगर हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है हमारे संविधान में, ठीक है। देखिए, हमारे संविधान में संशोधन करने के जो तरीके हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और एक है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, यानी कि आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन ये जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, साधारण बहुमत में जनरली क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी, मतलब कि 50% से ज़्यादा होने चाहिए, एक नंबर भी 1%, 50.01% होगा तो भी मान लिया जाएगा, है ना। तो इतने से अगर सदन पास कर देता है, लोकसभा राज्यसभा, तो उसे पास मान लिया जाता है। ये तो है साधारण बहुमत। दूसरा होता है कि हाँ, एक और चीज़, साधारण बहुमत में जब हम ऐसे पास करते हैं सिंपल मेजोरिटी से, तो इसको संशोधन में काउंट नहीं करते हैं, इसको संशोधन में काउंट नहीं करते हैं। बस ये संशोधन तो होता है लेकिन संशोधन नंबर नहीं करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि संविधान का 42वां संशोधन, इसको लघु संविधान कहते हैं। 7वां संशोधन, इसमें क्या किया गया? इसमें कर दिया गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो ये सब क्या है कि ये संशोधन होते हैं। लेकिन जो साधारण मेजोरिटी से पास करते हैं ना, जैसे कुछ साधारण बहुमत से जो पास करते हैं, इसको संशोधन नंबर काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। सिंपल एक बिल बोल दिया था कि ये बिल है, ये बिल है, लेकिन संशोधन नंबर काउंट नहीं किया जाता है। अब क्या क्या साधारण बहुमत से होते हैं उसको देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश। जब नए राज्य को हम प्रवेश करेंगे ना, नए राज्य बनाएंगे, तो आर्टिकल 2 में है। संविधान का भाग 1 का आर्टिकल क्या है? 1 से 4 तक। इसमें किसके बारे में है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो 2 में अगर कोई परिवर्तन करना है तो, या फिर 3 में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 में, यानी कि किसी नए राज्य का सीमा में परिवर्तन, तभी तो एक नया राज्य बनेगा। जैसे कि यूपी से निकाल के उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से निकाल के झारखंड बनाया गया, है ना, आंध्र प्रदेश से निकाल के तेलंगाना बनाया गया। तो सब क्या किया गया था? ये सब इसमें आर्टिकल 3 में ही बदले गए थे। तो इसके लिए बस साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। ये हमने पूरा थ्योरिटिकल पार्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर है आर्टिकल 11, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता के बारे में आर्टिकल कौन सा है? 5 से लेकर 11 तक, ये भाग 2 में है। तो इसमें कुछ भी संशोधन करना है तो क्या करना है? साधारण बहुमत से बिल्कुल पास, ठीक है। अगला है विधान परिषद का सृजन या फिर उत्साधन मतलब खत्म करना, विघटन करना। इसके बारे में आर्टिकल 169 है। आप जानते हैं कि भारत के 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्यों में? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 4 ये हो गए, एक यूपी हो गया और एक बिहार हो गया। ये 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। अगर इनको ख़त्म करना है या फिर किसी नए राज्य को शुरू करना है तो ये कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, साधारण बहुमत से। ये आर्टिकल 169 में बताया गया है, राइट। हालांकि आंध्र प्रदेश ने ख़त्म करने के लिए विनती किया है सरकार से, उसने पास करके रेजोल्यूशन भेजा है। अगला है आर्टिकल 239 का क। इसमें क्या होता है कि किसी राज्य संघ क्षेत्र के लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद का सृजन करना है तो संसद कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, किसी का भी सैलरी बढ़ाना है। सैलरी किसमें है? अनुसूची यानी कि लिस्ट 2 में है, लिस्ट 2 में है, अनुसूची 2 में है। और पहली अनुसूची संघ और राज्य का सीमा क्षेत्र, 5वीं अनुसूची जिसमें कि कुछ स्पेशल राज्यों के बारे में है, कुछ आदिवासियों के बारे में है 6 में, है ना। 8वें में क्या है कि भाषाएं हैं,
जो संविधान की 22 भाषाएं हैं ना, इस समय शुरू में 14 थी, अब 22 है। तो इन सब में कोई भी संशोधन करना है तो सिंपल मेजोरिटी से इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या आता है? विशेष बहुमत में जैसे कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो आर्टिकल 61 के द्वारा उन पर क्या करते हैं? महाभियोग लगाते हैं, इम्पीचमेंट करते हैं। तो लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी, राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, राज्यसभा से भी क्या होगा? 2/3 मेजोरिटी। और ऐसा पास करने के बाद फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, राष्ट्रपति तो करेंगे नहीं, उस समय राष्ट्रपति का महाभियोग चल रहा है, तो ये अगर दोनों पास कर देंगे तो फिर इसको मान लेंगे विशेष बहुमत से। ज़्यादातर जो संशोधन होता है ना, 2/3 मेजोरिटी वाले इसी से होता है। विशेष ज़्यादातर किससे होता है? इसी मेजोरिटी से होता है जो संशोधन होता है मैक्सिमम। अगला है विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। इसमें क्या करते हैं? इसको करने के लिए कि सबसे पहले तो लोकसभा राज्यसभा कर ही देगा 2/3 मेजोरिटी से अलग अलग, है ना, मतलब कि 66.6% से। इसके साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के जो विधानमंडल है उनका भी समर्थन होना चाहिए, तब हम ऐसा संशोधन कर सकते हैं, राइट। अब इसके लिए क्या कौन कौन से मुख्य मेन चीज़ें हैं? देखिए, मेन आपको यहाँ दिखाई देगा कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो आर्टिकल 54 में है वो है, तो आर्टिकल 55 की निर्वाचन की रीति, मतलब कौन कौन भाग लेगा इसके लिए। अगला है अनुच्छेद 73 जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, राइट, इसको लेकर। आर्टिकल 162 जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, इसके लिए। इसके सिवाय आर्टिकल 241 जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, मतलब यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट्स है उनके लिए, राइट। अगला है कौन सा? संघ की न्यायपालिका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जुडिशरी है उसको लेकर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है। इसके स्ट्रक्चर में कुछ भी बदलाव करना है तो हमें करना होगा विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन। इसके सिवाय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, जो कानूनी संबंध है दोनों के बीच में। 7वीं अनुसूची जिसमें क्या शक्ति का बंटवारा हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया है हमने? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने, ठीक है। और संघ ज़्यादा पावरफुल हो गए, हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। इसके सिवाय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा कितने कहाँ से आते हैं? संसद के राज्यों से सबसे ज़्यादा यूपी से आते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा की बात हो, दोनों में, ठीक है। इसके सिवाय और क्या है? आर्टिकल 368, इसको खुद में संशोधन किया गया है कई बार। आर्टिकल 368 की जो प्रक्रिया है इसमें भी कई बार संशोधन किया गया है, ठीक है। ये सब संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन कोर्ट ने बोल रखा है केशवानंद भारती के केस में कि संसद जितना संशोधन करना है करे, लेकिन जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, उसको नहीं हटा सकती, उसको नष्ट नहीं कर सकती। जो ढांचा संविधान निर्माताओं का था वही रहना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये ढांचा क्या होता है? तो देखिए, ढांचा का मतलब है कि संविधान की सर्वोच्चता है तो बनी रहेगी, इसको चेंज नहीं करना है। गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तो रहेगी। गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब है कि भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जिसकी उम्र 35 साल हो, भारत का नागरिक हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पे ना हो, ये सब चीज़ें हो तो कोई भी नागरिक बन सकता है। लेकिन ऐसा ब्रिटेन में नहीं हो सकता, ऐसा यूके में नहीं हो सकता, ऐसा कनाडा में नहीं होता है, ऐसा जापान में भी नहीं होता है, ऐसा हमारा पड़ोसी देश भूटान में भी नहीं होता है, क्योंकि वो सब क्या है? वहाँ पे प्रजातंत्र है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे राजा रानी एक ही खानदान के होते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? कोई भी बन सकता है। तो ये सब चीज़ें रहना ही चाहिए, इसको नहीं बदला जा सकता। शक्तियों का पृथकीकरण, मतलब शक्ति एक ही व्यक्ति के पास नहीं रहेगा, बांटा हुआ है तो बांटा हुआ रहेगा, अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग शक्ति रहेगा। संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, मतलब किसी खास गुट को संविधान सपोर्ट नहीं करेगा, सबके लिए बराबर रहेगा। संघात्मक शासन प्रणाली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही ज़्यादा पावरफुल होगा, ये होगा। अगला है राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सब बनाए रखनी होगी, ऐसे के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये भी होना चाहिए। शक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहेगी, राइट, जिसके लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी हैं। अगला है विधि का शासन, कानून के द्वारा ही शासन किया जाएगा। अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र, इसको रखना है। न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसए से लिया है। अगला है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से 35 है, नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 तक है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। इसके सिवाय संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, साथ ही साथ शासन प्रणाली कैसे संसद के रूप में होगी कि व्यक्ति को ताकत नहीं जाएगी। संसद के संविधान संशोधन की सीमित शक्ति,
मतलब कुछ ही सेक्टर में वो संशोधन कर सकती है, सब कुछ नहीं कर देगी वो। अगला है संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य। है प्रस्तावना में बताया गया है कि आखिर संविधान निर्माताओं का विचार क्या था, वो हमारे देश के संविधान को किस तरीके से देना चाहते थे। जो प्रस्तावना है जिसको बोलते हैं उपदेशिका, राइट, प्रियम्बल जिसको बोल सकते हैं आप, उसमें इसके बारे में बताया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, ये भी सब होना चाहिए। और इसके सिवाय आर्टिकल 32 जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट जारी करता है, 136, 141, 142, ठीक है। इसके अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं सब बिल्कुल उनके पास रहेगी। और कुछ दशाओं में मूल अधिकार जो है बना रहेगा, जैसे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 से सब जो है नहीं छीन सकते आप, जब देश में आपातकाल लगा हो तब भी। तो ये सब जो है बेसिक ढांचा है संविधान का, ये रहना चाहिए, इसे नहीं बदल सकता कोई, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब जो संशोधन की प्रक्रिया है ना, इसको भी 3 बार बदला जा चुका है। 7वां संविधान संशोधन, हालांकि ये राज्यों के लिए था, लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया। संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में संशोधन कर दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें भी और बदलाव किया गया कि संशोधन करने के तरीके को थोड़ा बदला गया। और 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको 1976 में किया गया था। इसमें भी जो संशोधन करने का तरीका है ना, 368 से हम संशोधन करते हैं, लेकिन संशोधन करने के तरीके को ही थोड़ा थोड़ा बदला गया इन तीनों संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब संविधान के प्रमुख संशोधन हम देखते हैं कौन कौन से हैं। संविधान में पहला संशोधन आज़ादी के कुछ समय बाद ही हो गया था, 1950 में ही हो गया था, जिसमें आर्टिकल 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 और 376 में संशोधन किया गया। और पहला संशोधन 1950 में हुआ था। इसमें क्या किया गया कि भूमि सुधार के लिए किया गया। किसके लिए? भूमि सुधार के लिए। और संविधान जब बना था तो उस समय 8 अनुसूची थी, इस समय 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। ये 9वीं अनुसूची के जोड़ने से मतलब ये है, जो अनुसूचियाँ होती हैं इसको लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों हो जाता है। क्या होता है? न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, इसलिए इसमें इसको किया गया, 9वीं अनुसूची को बनाया गया कि न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर दूसरा संशोधन 1952 में किया गया। इसमें ये किया गया कि लोकसभा के जो प्रतिनिधित्व है उसकी व्यवस्था में परिवर्तन की गई। और फिर 7वां संविधान संशोधन, जो कि फजल अली आयोग के सिफारिशों के आधार पर थी। उस समय भारत के राज्य से 4 भागों में बटे हुए थे, लेकिन सबको एक करके क्या बनाया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस सब हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट्स में, बट यहाँ पे मैं सिर्फ संशोधन आपको बता रहा हूँ। तो ये कर दिया गया कि 6 राज्य बना दिए गए और 14 राज्य बना दिए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। और लोकसभा में सीटों की संख्या 520 तय कर दी गई, ठीक है। और ये भी बताया गया कि राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होता है, भी बताया मैंने, लेकिन विधान परिषद कितनी जगह पे है? मात्र 6 राज्यों में है। तो किया गया कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है ना, विधानसभा, इसको एमएलए होते हैं, तो विधानसभा की संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा विधान परिषद की संख्या, सीटों की संख्या, ठीक है। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ी लिया है। तो ये सब तय किया गया 7वें संशोधन द्वारा 1956 में। अगला है 8वां संविधान संशोधन, जो कि 1960 में हुआ। इसमें 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। किसके लिए? SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए। हालांकि अभी भी 2020 में बढ़ाया गया था। फिर 9वां संशोधन हुआ 1960 में। इसमें पहली अनुसूची में परिवर्तन करके एक जगह था बेरूबारी, इसको पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। बेरूबारी खुलना क्षेत्र को क्या किया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया था, इसको संशोधन करके। 10वां नंबर संशोधन 1961 में हुआ। इसमें दादरा और नागर हवेली और भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया और इस क्षेत्र की स्थिति जो है प्रदान की गई कि भाई ये भी एक क्षेत्र है भारत का। इसके बाद 12वां संशोधन 1962 में हुआ। इसमें क्या किया गया कि गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ एकीकरण किया गया, मतलब ये सब एक ही यूनियन टेरिटरीज है। फिर 13वां संशोधन 1962 में हुआ, जिसमें आर्टिकल 371 का क जोड़ा गया, जो कि नागालैंड के लिए था। इसके विशेष प्रावधान किया गया और नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को एक राज्य की दर्जा दे दी गई थी 13वां संशोधन द्वारा। अगला है 14वां संशोधन, ये भी 1962 में हुआ, जिसमें पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभा की व्यवस्था की गई कि यहाँ पे क्या किया जाएगा? विधानसभा रखा जाएगा। फिर 15वां संविधान संशोधन 1963, इसमें क्या किया गया कि हाई कोर्ट में जो जज होते थे ना, उनकी रिटायर की एज होती थी 60 साल, उसे बढ़ा के 62 साल
कर दिया गया। फिर 18वां संशोधन 1966 में, इसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान किया गया कि संसद जो है इसे शक्ति प्रदान करे। और फिर इसको बाद में 1966 में इसको क्या किया गया था, 4 भागों में बांट दिया गया था पंजाब को, जिसको पेशलू बोलते थे। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसको हमने पढ़ा था संविधान के भाग 1 में, पहले वीडियो में ही इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। अगला है 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ, जो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 21वें में। फिर इसके बाद आता है 71वां संशोधन, मैं बताया था तो समझ लीजिए। इसमें क्या किया गया कि संविधान में हमने जो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है, 14 शुरू में 14 थी, 15वां जोड़ दिया गया 21वें के द्वारा, ये 15 हो गया। फिर हमने 3 भाषाएं जोड़ा 71वें संशोधन द्वारा, और फिर 92वें संशोधन द्वारा हमने 4 और जोड़ दिए, तो कितने भाषाएं हो गई? 22। तो अभी हमने एक देख लिया, ये 21वां वाला, कि कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन में। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी का तो काफ़ी फेवरेट है। अगला है 22वां संशोधन 1969। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम है मेघालय। और मेघालय में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, एक जगह है उसका नाम है मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम। और यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे 11,000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है हर साल। कितना? 11,000 सेंटीमीटर से ज़्यादा। आप ये समझ लीजिए कि एक अच्छी बारिश को माना जाता है कि 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश है तो अच्छी होती है, लेकिन यहाँ 11,000 सेंटीमीटर बारिश होती है। मेघालय यानी कि बारिश का घर, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। और इससे पहले एक और जगह मेघालय में ही था, उसका नाम था चेरापूंजी। क्या नाम था? चेरापूंजी। वहाँ पे ज़्यादा बारिश हुआ करती थी सबसे ज़्यादा दुनिया में, चेरापूंजी नाम था। खैर, ये हो गया मेघालय के बाद। अगला है कि 24वें संशोधन 1971 में संसद के मूल अधिकार के सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति जो है प्रदान कर दी गई थी, कि संशोधन ऐसा कर दिया गया, अनुमोदन दे दिया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 में। फिर 27वां संविधान संशोधन 1971, इसमें क्या किया गया कि पूर्वोत्तर के 5 राज्य, कौन कौन से? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मतलब पूर्वोत्तर की जो 7 बहनें हैं, जिसको 7 बहनें बोलते हैं इनको, इनके लिए मंत्रिपरिषद की जो है स्थापना की गई। और साथ ही साथ ये कहा गया कि कुछ संघीय क्षेत्रों के प्रशासन को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ऑलरेडी जो है अध्यादेश तो राष्ट्रपति जारी कर ही सकते हैं, इसी को ये बनाया गया था। 27वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद है 31वां नंबर का 1973 में हुआ। इसमें लोकसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या कितना कर दी गई? 545 कर दी गई थी 1973 में। फिर इसके बाद 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ, और इसमें क्या किया गया कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और 22वें राज्य के रूप में सिक्किम जो भारत का राज्य बन गया। हालांकि 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका? सह राज्य का। इसके बाद आता है हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट संशोधन, अब तक का सबसे ज़्यादा संशोधन इसमें हुआ 42वें संविधान संशोधन में 1976 में हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार इस समय। सबसे पहले प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया। इसके सिवाय जो मूल अधिकार थे वो शुरुआत में नहीं हुआ करते थे, तो इस समय मूल अधिकार को जोड़ा गया, जो कि 10 मूल अधिकार उस समय तय किया गया। इसके लिए संविधान के भाग 4 के क में इसके बारे में बताया गया है। कौन सा भाग है? भाग 4 का क। ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर इसे लागू किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके सिवाय जो डीपीएसपी है, जिसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, इसको प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, इसको बताया गया। साथ ही साथ लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, यानी कि 5 साल से करके 6 साल कर दिया गया। पहले लोकसभा कार्यकाल 5 का होता था, उस समय 6 कर दिया गया। इसके सिवाय राज्यों में जो विधानसभा होती है उसका 5 से 6 कर दिया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन में इसे फिर से 6 से 5 कर दिया गया था, जब मोरारजी देसाई आए थे प्रधानमंत्री के रूप में। इसके बाद जो डीपीएसपी है उसमें कुछ नए तत्वों को जोड़ा गया, जैसे आर्टिकल 48 का कुछ अलग अलग ऐसा जोड़ा गया था कि शिक्षा, नापतौल, वन, जंगली जानवर और पक्षियों को, इन सब को क्या किया गया? इन सब को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जो कि राज्य सूची में थे उससे निकाल कर, कुछ विषयों को निकाल कर उसमें डाल दिया गया। ठीक है। और यह व्यवस्था की गई कि आर्टिकल 352, जिससे क्या लगता है? देश में आपातकाल लगता है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है, या फिर कुछ खास भागों में किया जा सकता है।
और संसद को किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती वर्जित कर दिया गया, ऐसा किया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उस समय ऐसा की कर दिया गया था। राइट, तो बहुत सारी चीज़ गलत भी किया गया था उस समय। अगला है 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 19 में से एक था संपत्ति का अधिकार और एक था 31। आर्टिकल 31 को पूरा ख़त्म कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, और जो संपत्ति का अधिकार है उसे आर्टिकल 300 में रख दिया गया, 300 के क में। किसके? 300 के क में। पहले संपत्ति का अधिकार क्या होता था? मौलिक अधिकार। लेकिन इस समय क्या बन गया? अब वो कानूनी अधिकार बन गया, विधिक अधिकार बन गया संपत्ति का अधिकार इस समय। फिर इसके बाद बारी आती है 52वां संविधान संशोधन 1985 की। इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 102 और 191 में संशोधन किया गया और संविधान में दल बदल जो है कानून को लागू किया गया, और इसके थ्रू क्या हुआ? 10वीं अनुसूची बना। हमने पढ़ा था कि शुरुआत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहला संशोधन द्वारा 1950 में, और 10वीं अनुसूची जोड़ दिया गया यहाँ पे 52वां संशोधन 1985 में। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ जो दल बदल के कानून है ये सिर्फ जीते हुए नेताओं पे ही लगता है। किस पे? सिर्फ जीते हुए नेताओं पे लगता है और किसी पे नहीं लगता ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बारी आती है 53वां संविधान संशोधन 53rd नंबर, और इसमें क्या किया गया कि जो मिजोरम राज्य है 1986 में हुआ था, ये मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। फिर आता है 55वां संविधान संशोधन। इसमें अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1986 में ही। फिर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को एक अलग सा यूनियन टेरिटरी रहने दिया गया 56वां संशोधन में। फिर 57 नंबर जो 1987 में हुआ, इसमें मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जो जनजाति लोग हैं इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ 61वां संविधान संशोधन, इसमें वोट करने की उम्र जो थी ना, वोटिंग करने के राइट्स जो थे 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया। आपको सवाल मिल सकता है कि वोट करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार, कुछ ऐसा अधिकार पूछतेगा। तो ध्यान रखना कि वोट करने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। कोई कानून इसके लिए नहीं है ऐसा। अगला है 69वां संशोधन। कानून है लेकिन वो राजनीतिक अधिकार है, ध्यान रखना है। 69वां संशोधन जो कि दिल्ली का जो नाम है उस समय एनसीआर कर दिया गया। क्या क्या? एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया और 70 सदस्यीय यानी कि 70 एमएलए किया गया, आज भी 70 ही हैं, और 7 सदस्यों का मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। और दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी सुषमा स्वराज, भारत की विदेश मंत्री भी थी हैं। अगला है 70 नंबर का संशोधन 70th अमेंडमेंट 1992 में किया गया, और इसमें दिल्ली और पांडुचेरी के लिए किया गया कि वो दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के चुने हुए सारे सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सारे सदस्य, और राज्य के विधानसभा के जितने भी राज्य हैं उन सब के चुने हुए सारे एमएलए। ठीक है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेती है। राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो भी भाग नहीं लेते हैं, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के कर सकते हैं अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये। और राज्यों के में राज्यपाल जो है ना, एक विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को कर सकते हैं। सब राज्य में नहीं, कुछ राज्यों में ऐसा है मतलब के। तो ये लोग भाग नहीं लेते हैं। ये लोग जो है 2, ये 12, ये 1 भाग नहीं लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? लोकसभा के सारे सदस्य, राज्यसभा का मतलब लोकसभा का सिर्फ चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और राज्यों के जो विधानसभा होती है वहाँ के जो एमएलए हैं वो लेते हैं। लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं, जो कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, वो लोग भाग नहीं लेते हैं जो विधान परिषद के होते हैं। तो उसमें दिल्ली को और साथ ही साथ पांडुचेरी को दिया गया कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को दिया गया। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन। इसमें फिर से संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई। ऊपर बताया था मैंने कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, या 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। तो 14 पहले था, 21वें संशोधन में क्या कर दिया गया? 1 जोड़ दिया गया। तो कितने हो गए थे उस समय? 15 हो गए थे, और 3 यहाँ हमने जोड़ दिया तो कितने हो गए? 18 हो गए। आने वाले समय में 52वां संशोधन में हम 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? यहाँ पे 18 भाषाएं हो गई थी इस समय 71वां संशोधन 1992 को लेकर। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन। संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है,
और पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो शुरुआत में कितना था, अनुसूची 8 था, 9वां जोड़ा गया 1950 में, पहला संशोधन 10वां जोड़ा गया, दल बदल कानून 1985 में, फिर 11वां जोड़ दिया गया 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। और जो पंचायत होते हैं इनके पास 29 विषय होती है जिस पे वो चाहे तो कानून बना सकते हैं। और पंचायत के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 40 में बताया गया है, और गांधी जी बहुत बड़े इसके समर्थक थे पंचायत के। और फिर बारी आती है 74वां संविधान संशोधन 1993, और फिर इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें पंचायती राज को दर्जा दिया गया। पंचायती माफ़ करना, इसको बोलते हैं जिसको म्यूनसिपल MCD वगैरह जो होती हैं जिसको बोलते हैं नगर निगम, नगर निगम जो है जिसको बोलते हैं, इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया शहरी क्षेत्र में जो होती है। फिर 75वां संशोधन हुआ 1994 में, इसमें किराएदार और मालिकों के बीच में, जो मकान मालिक और किराएदार होते हैं ना, इनके बीच में जो अलग अलग तरह का विवाद हो रहा था, इसको सही करने के लिए क्या किया गया, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, मतलब कि एक कोर्ट बनाया गया अलग से कि जो कि इसकी निपटारा करेगी। फिर 76वां संशोधन 1994, इसमें जो तमिलनाडु की सरकार है उसके उसे राइट दे दिया गया कि राज्यों में आरक्षण का जो प्रतिशत है 60% तक कर सकती है, और उन सबको शामिल कर लिया गया कि ठीक है वो चाहे तो संशोधन कर सकती है 60%, और इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची का मतलब था कि इसमें कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसको कर दिया गया इस समय 76वें संशोधन द्वारा। फिर इसके बाद 77वां संशोधन, इसमें क्या किया गया कि नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जाति जनजातियों के पनोपत्ति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई कि इनको कैसे इनको मिलेगा, क्या बोलते हैं, प्रमोशन। 78 संशोधन 1995, जिसमें 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि कानूनों को क्या कर दिया गया, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया कि कोर्ट इस पे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। और इसके शामिल करते ही कितने अधिनियम बन गए 9वीं अनुसूची में, अधिनियम 284 अधिनियम इसमें हो गए थे। फिर 79 संशोधन 1999 में हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए क्या कर दिया गया, वो कर दिया गया कि आरक्षण बढ़ा दिया गया सन 2010 तक, फिर अभी 2020 में बढ़ाया गया है। फिर 80 नंबर का संविधान संशोधन हुआ सन 2000 में, और राज्यों को वित्तीय साधनों में वृद्धि कर दी गई, और कितना दे दिया गया कि 26% दिया जाएगा राज्यों का, जो राज्यों से टैक्स की वसूली होगी। हालांकि इस समय 43% दिया जाता है, उस समय 26% बढ़ा के किया गया था। फिर आता है 81 नंबर का संविधान संशोधन, ये सन 2000 में हुआ था। इसमें SC ST को दे दिया गया आरक्षण, और बोला गया कि 50% की सीमा से बाहर कर सकते हैं SC ST को आरक्षण देने के लिए। हालांकि हमारे संविधान में कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देना है, लेकिन आज देखिए कि कई राज्यों में 80% तक भी चला गया है। अगला है 82 नंबर कि संवैधानिक संशोधन इस समय हुआ, इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण रिक्त स्थानों को भर्ती के लिए, इसके बारे में था, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला है 83 नंबर संवैधानिक संशोधन, इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 243 के ए में संशोधन की व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों से पूरी तरह आबाद अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में क्या किया जाएगा, पंचायत में अनुसूचित जातियों को लेकर किसी भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब के सब क्या है, अनुसूचित जाति ही है, तो आरक्षण की जरूरत क्या है वहाँ पे। इसके सिवाय 84वां संविधान संशोधन 2001, इसमें लोकसभा और विधानसभा को ये किया गया कि इनकी सीटों में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगी सन 2026 तक, जो अभी बना हुआ है वही रहेगा, और 2026 में फिर बदलाव किया जाएगा। फिर 85 नंबर में किया गया कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति और जनजाति में के कर्मचारियों में पदोन्नति के आरक्षण की सुविधा दी गई कि इन लोग कैसे आरक्षण दिया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। इसके बारे में संविधान में आर्टिकल है, साथ ही साथ ये मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है। मौलिक अधिकार है 21 के क में, 21 के क में अधिकार है। आर्टिकल 45 में ये हमारा DPSC में बताया गया है। साथ ही साथ भाग 4 के क में बताया गया है कि मौलिक कर्तव्य भी है अभिभावक का। ठीक है। अगला है 87 संविधान संशोधन सन 2003, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया, और इसके अनुसार निर्वाचन क्षेत्र की जो परिसीमन है 2001 की जनगणना पर आधार पर होगा। यानी कि जब 2026 में, इस समय मतलब 2024 चल रहा है ना, जब 2026 में संशोधन किया जाएगा, मतलब कि उसको सीटों को दोबारा से बांटा जाएगा, तो 2001 की जनगणना के हिसाब से किया जाएगा, ये इसमें कर दिया गया। अगला है 88वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या केंद्र सरकार द्वारा सेवा की
वसूली और उनका केंद्र तथा राज्यों के वितरण इसके बारे में है कि किस तरह से जो है केंद्र राज्यों के बीच में जो वसूली है उसको कैसे वितरण किया जाएगा, इसको लेकर है। फिर 9 नंबर है जिसमें किया गया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। फिर 90 नंबर भी इंपॉर्टेंट है कि असम विधानसभा में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट को सम्मिलित किया गया। बोडोलैंड की मांग हमेशा से असम में होती है एक नए राज्य को बनाने को लेकर, और एक संविधान में बोडो भाषा भी अभी हम पढ़ेंगे 92 नंबर पे। अगला है 91वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया कि दल बदल और मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण किया गया कि मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है। हमारे लोकसभा के जो सदस्य है ना उनका 15% हो सकती है, कितना मैक्सिमम 15% हो सकती है संख्या मंत्रियों की, वरना मंत्री बहुत ज़्यादा होते थे तो इसको रोक लगाया गया था इस समय। इसके सिवाय 92वां संविधान संशोधन, इसमें संविधान में 4 भाषाएं जोड़ दी गई, इसके बाद से अब तक नहीं जोड़ा गया है, 22 हो गई थी। तो 4 भाषाएं कौन सी थी? बोडो जो असम में बोली जाती है, डोगरी जो है ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर के साइड में, मैथिली बिहार में बोली जाती है और संथाली झारखंड में बोली जाती है। इन भाषाओं को शामिल कर लिया गया था, तो ये हो गया इसमें। इसके बाद 93 संशोधन 2005 में हुआ था, और इसमें शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर दिया गया था? आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि अनुसूचित जाति के इन सब वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। इनके लिए आरक्षण हर जगह पे ज़बरदस्ती किया जा रहा है, फ़ायदा जैसे खास तो हो नहीं रहा है। इसके बाद है 94 संविधान संशोधन सन 2006। इसने बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री के कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति तथा छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों की आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल। देखिए इसमें बताया था मैं, लंबा लिखा पढ़ सकते हैं इसे। देखिए सबसे पहले किया गया कि हमारे देश में कौन कौन सा राज्य? एक झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, और इसके बाद एक अपना है ये क्या बोलते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन राज्यों के लिए अलग से एक मंत्री होता है, आदिवासी मंत्री, और ये अनिवार्य है एक आदिवासी मंत्री अलग से होना ही चाहिए, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने हुए राज्यपाल जो इसकी नियुक्ति करते हैं। एक मंत्री ऐसा होना चाहिए 4 राज्यों में। तो पहले बिहार में होता था, बिहार अलग हो गया, तो बिहार को अलग कर दिया कि भाई बिहार अब है ही नहीं, तो अब कहाँ पे रहेगा? झारखंड में रहेगा, है ना। और मध्य प्रदेश में भी आदिवासी हैं, एमपी में, और छत्तीसगढ़ में तो यहाँ भी रहेंगे, और उड़ीसा में भी काफ़ी आदिवासी है, तो वहाँ पे भी एक अलग से आदिवासी मंत्री रहेंगे। तो इसका प्रावधान इसमें किया गया था। अगला है 95वां संशोधन। इसमें क्या किया कि लोकसभा और राज्यसभा के में क्या है, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, और 2020 तक कर दिया गया 95वां द्वारा। फिर 98 नंबर का संशोधन आता है जो कि 2012 में हुआ। इसके द्वारा संविधान में एक नया 371 जी अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके द्वारा कर्नाटक को हैदराबाद क्षेत्र के संबंध में विशेष जो है दायित्व सौंपा गया कि हैदराबाद के लिए कुछ स्पेशल जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। इसके बाद 99वां संशोधन 2014, इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन किया गया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया गया था, तो ये तो फेल हो गया, मोदी जी ने किया था, ख़त्म हो गया। फिर है 100वां संशोधन 2015 में हुआ, और इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 4 पुराने भूमि समझौता, ठीक है, LBA 1974 में सब हुआ था, इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। भूमि संशोधन था भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसको लेके था, तो इस अधिनियम के द्वारा किया गया। 100 नंबर का 101वां है संशोधन 2015 में ही हुआ। इससे देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं के लिए GST जो बोलते हैं ना, GST का जो था इसको लेकर किया गया। फिर 101वें में ही ये किया गया कि देश में GST को है इस पे बोझ को कम करने के लिए संबंधित है, इससे मतलब जो इससे ही जुड़ा हुआ है 101, एक ही बात है, दोनों एक ही है, ठीक है। अगला है 102 नंबर, इसके बाद 2018 में हुआ, और इसमें किया गया कि इस संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया OBC को। फिर 103 के संशोधन 2019 में हुआ, इसके द्वारा संविधान के आर्टिकल 16 में एक नया उपबंध किया गया कि इसके माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण की प्रावधान किया गया, यानी कि जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS की एक रूप से जोड़ा गया। और आर्टिकल 104 मतलब संशोधन नंबर 104, इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ा दे दिया गया, ठीक है। और ये कब तक कर दिया गया? ये कर दिया गया 2030 तक, ठीक है, इसे बढ़ा के कर दिया गया है। और संविधान में जो आखिरी संशोधन हुआ है 105वां नंबर का हुआ है संशोधन, ये 2021 में हुआ है 18 अगस्त को,
तो ये आखिरी संशोधन है जो 5वें नंबर के। इसमें क्या है, थोड़ा सा भी आरक्षण को लेकर ही है कि जो कि कुछ पिछड़े वर्गों के लिए और केंद्रीय सूची को लिस्ट तैयार करने को शक्ति देगा कि मतलब पिछड़े जो वर्ग है ना, उनको किस किस तरीके से शिक्षा में संशोधन के लिए दिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग होगा NCBC, ये किस किस तरीके से काम करेगा इसको लेकर, मतलब सिर्फ इस संशोधन को लेकर है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है ना किस किस तरीके से काम करेगा इसको लेकर है ये संशोधन हमारे 105। ये आखिरी का संशोधन है और यहाँ पे संशोधन अपने सारे खत्म हो जाते हैं। सो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा और ये आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। सो आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आई वुड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।